Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is our part 1. यहाँ पर हम देखेंगे कोर नेचुरल साइंस. ठीक है, इसका पार्ट 1 एक सीरीज़ है जिसमें आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस हैं अलग से, कुछ प्रोजेक्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली आते हैं, ये जो हमारे कुछ जो डेली बेसिस पर जो एक एक्टिविटीज़ होती रहती है हमारे आसपास, और तो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं. दीज आर टॉप 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. दीज ऑल आर बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन योर एग्जामिनेशंस. और एक दो क्वेश्चंस आपको इनसे दिखते ही हैं, जैसे कि रेन क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स. तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस. हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. आई होप आपको ये जो सीरीज़ है वो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी. ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा. तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, विच इज़ वाई इज़ स्काई ब्लू. जो स्काई है, जो आसमान है, आपको ब्लू क्यों नज़र आता है. ठीक है, उसका हम रीज़न जानेंगे. तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन. अब हम इसको ईजिली समझते हैं. ठीक है, तो ऑन अ क्लियर क्लाउडलेस डे, जब बादल नहीं होते, तो पहले आप एक चीज़ ये समझें कि जो हमारा सन है उससे हमें रोशनी मिलती है. ठीक है, उससे लाइट आती है हमारी अर्थ की तरफ. तो जो सन है उसमें से हमें वाइट लाइट मिलती है, और जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं. तो ये जो चीज़ प्रूव करी है वो आइजैक न्यूटन ने एक प्रिज्म को लेकर प्रूव करी थी, जिसमें कि उन्होंने एक प्रिज्म था, एक तरफ से उन्होंने वाइट लाइट पास कराई थी और दूसरी तरफ से जो वाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई थी, जिससे ये प्रूव हुआ कि जो वाइट लाइट है वो कंसिस्ट करती है 7 कलर्स, जिसे हम कहते हैं विवग्योर, और जो रेनबो के कलर्स होते हैं जो हमें दिखते हैं. ठीक है, और विवग्योर मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन जो है उसको याद करने की एक ट्रिक होती है, विच इज़ विवग्योर. विवग्योर इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, एंड ग्योर इज़ ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो ये कलर्स होते हैं 7 कलर्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक वाइट लाइट को. ठीक है, तो जो सन से हमें वाइट लाइट मिलती है, जब वो हमारी अर्थ की तरफ आती है, तो हमारी अर्थ क्या है, बहुत सारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, एक जो लेयर्स हैं उससे बनी हुई है. ठीक है, अब जब वो लाइट अपनी अर्थ पर आकर स्ट्राइक करती है, जैसे ही इन एटमॉस्फेयर में वो आती है, तो यहाँ पर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स, जो भी टाइनी टाइनी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इस लाइट को, ये जो 7 लाइट आई, 7 कलर वाइट लाइट आई, तो उसमें से जो 7 का स्प्लिट हुआ, तो उन 7 में से जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है. इसका मतलब ये है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल के टच में आने से वो जल्दी डिफ्लेक्ट होने लगती है. ठीक है, स्कैटर होने लगती है. तो क्या होती है कि जैसे ही वो ब्लू लाइट आती है, आ रही है सातों की सातों, लेकिन जो ब्लू लाइट है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके साथ में जब वो टच हो रही है, तो वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, तो वो क्या कर रहे हैं, उस ब्लू कलर की लाइट को पूरे में बिखेर रहे हैं. ठीक है, वो पूरे में उस लाइट को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है. इसका मतलब ये कि वो जल्दी किसी के भी टच में आने से अपना जो रास्ता है वो बदल देती है. इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो रही है. जैसे ही टच में आएगी वो डिफ्लेक्ट होगी, जैसे ही वो पार्टिकल के टच में आएगी तुरंत ही डिफ्लेक्ट होगी. और पार्टिकल्स कितने हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ. ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जब भी ब्लू लाइट आती है हमारे अर्थ में, तो वो हर टाइनी पार्टिकल्स के साथ मिलकर वो क्या होती है, वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो पूरे में स्कैटर होने लगती है. ठीक है, क्योंकि वो एक पार्टिकल से टच हुई तो फिर वो इधर चली गई, फिर एक पार्टिकल से टच हुई तो फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई. इस तरह से क्या होता है कि वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं पूरे में वो स्कैटर हो जाती है लाइट इन पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि वो उससे डिफ्लेक्ट करती है. तो इस तरह से क्या होता है, हमें पूरे में ब्लू ही ब्लू कलर दिखता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है. बाकी कलर्स हमें इसलिए विजिबल नहीं होते क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग, जो फैलाव है कलर का, वो ब्लू कलर का होता है. ठीक है, इस वजह से जो हमें कलर है स्काई का ब्लू दिखता है. लेकिन जैसे जैसे सूरज ढल जाता है, तो जो लाइट, ब्लू लाइट वहाँ से आ रही होती है, वो ऑलमोस्ट पूरी स्कैटर हो चुकी होती है सनसेट के टाइम पर. ठीक है, तो अब जो हमारी आईज़ हैं वो सेंसिटिव होती हैं ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर्स को. ठीक है, अब जैसे ब्लू लाइट पूरी जब स्कैटर हो गई, ठीक है, सनसेट तक, उसके बाद जब
ये पूरी स्कैटर हो गई, उसके बाद जो हमें कलर दिखता है वो येलो एंड रेड का जो मिक्सचर दिखता है एट द टाइम ऑफ सनसेट, वो हमारी आंखों को दिखने लगता है, क्योंकि इस समय पे जो ब्लू लाइट होती है वो पूरी कहीं ना कहीं स्कैटर हो चुकी होती है। तो सनसेट के समय पे इसलिए हमें ऑरेंज दिखता है, ब्लू के बाद के जो कलर्स हैं वो हमें विजिबल होने लगते हैं, वो स्कैटर होने लगते हैं, इस वजह से वो हमें दिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम, आप इसको समझिएगा। ये जो मैंने समझाया है ये इसी की पूरी थ्योरी है, एंड दिस थ्योरी इज जस्ट इनफ टू राइट अ गुड आंसर इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इतनी थ्योरी बहुत है, थ्योरी के पीछे मत भागिए कि आपको लेंदी लिखना है, लेंदी लिखना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं और इतना लिखना इज़ इनफ गाइस। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको समझिए, ये पढ़िएगा। अब आपको समझने के बाद ये पूरा समझ में आएगा कि ये जो स्पेक्ट्रम का जो भी एक एक्सपेरिमेंट था वो आइजैक न्यूटन ने किया था, एंड जिसमें उन्होंने बताया कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स का मिक्सचर्स होती है। ठीक है, जो कि रेनबो में भी हमें जो 7 कलर्स दिखते हैं वो यही कलर्स होते हैं 7। ठीक है, अब आप इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द डायग्राम फॉर द प्रिज्म, जहाँ पर वाइट लाइट एंटर हो रही है, दिस इज द स्पेक्ट्रम। इसके थ्रू वाइट लाइट पास कराई तो ये डिफ्लेक्ट होकर 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। ठीक है, तब हमें पता चला कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई लिजर्ड डोंट फॉल फ्रॉम द सीलिंग। तो गाइज पहले मैंने सोचा कि इस छिपकली का थोड़ा डायग्राम लगा देते हैं, लेकिन फिर रहने देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने छिपकली तो गाइस देखी होगी, आजकल ज़्यादा देखने को आपको मिल ही रही होंगी, कहीं किचन में कहीं बाथरूम में। अब हम ये देखते हैं कि हमेशा ये दीवार पर क्यों चलती हैं। आप लोगों के पैर पर छिपकली गिरी है, किस किस की गिरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखते हैं कि जो छिपकली है वो सीलिंग पर चलती है, वॉल्स पर चलती है, पर वो गिरती क्यों नहीं। तो इस चीज़ का हम ज़रा रीज़न जानेंगे आज। तो जानते हैं कि रीज़न इसका। ठीक है, तो जो लिज़ार्ड है वो क्या करती है, जो छिपकली है वो क्या करती है, स्कटल करती है। स्कटल का मतलब क्या होता है, वो जल्दी जल्दी भागती है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, छोटे छोटे स्टेप्स कदम बढ़ा के वो तेज़ तरह से दौड़ती है। आपने देखा होगा किस तरह से छिपकली दौड़ती है, वो भी दीवार पर बिना गिरे। अब उसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि जो उसके टोज़ हैं या फिर जो पंजे कह लो, जो लिज़ार्ड के जो पंजे होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, हेयर्स होते हैं, और वो हेयर्स बहुत छोटे होते हैं, और उन छोटे छोटे टाइनियर, उन्हें या तो हम पैड्स कहते हैं, छोटे छोटे टाइनियर पैड जिसे हम कहते हैं स्पैट्यूला। ठीक है, जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो बाल होते हैं उसके पंजों पे, उन्हें हम स्पैट्यूला कहते हैं। अब वो कितने छोटे होते हैं, आपने देखा होगा 1 इंच। ठीक है, 1 इंच से भी लाख गुना छोटे। अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ लाइन को समझते हुए कि कितने ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। तो वो ढेर भरे होते हैं। ठीक है, ढेर भरे होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, जिसके टोज होते हैं, ढेर भरे इस तरह के स्पैटुलास, उसके जो माइक्रोस्कोपिक हेयर्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि ये जो उसके हेयर्स हैं वो और भी स्प्लिट होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, जिन्हें हमने स्पैटुला बोला। अब क्या होता है कि जब ये लोग वॉक करती हैं तो ये बहुत प्यार से, बहुत सावधानी से अपने बालों को दीवार के साथ टच में लाती हैं, और इसमें इतनी पावर होती है, एडहेसिव पावर, मतलब चिपकने की एक शक्ति उनकी बहुत होती है, जिसके थ्रू इतने लाखों जो बाल उनके प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वो एक ग्रास्प बना लेती हैं उनके साथ, जो अपनी दीवार है उसके साथ वो बहुत अच्छा एक कांटेक्ट फॉर्म करती हैं, बहुत अच्छे से उसको, इतने सारे बाल हेल्प करते हैं उसको दीवार से चिपकने में, एकदम उसको फिक्स अपने बाल कर लेती हैं वो, जिसकी वजह से वो उन्हें एक कांटेक्ट उनका बहुत अच्छा हो जाता है दीवार के साथ, और वो धीमे धीमे इसको बढ़ाते हुए, धीमे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए वो बार बार इसको अनकर्ल कर लेती हैं, फिर जब खोल लेती हैं, जब वो वापस टच में आती हैं, फिर वापस आगे बढ़ने के लिए ऊपर कर लेती हैं, फिर जब वापस उनको आगे चलना होता तो वो बाल अपने खोल लेती हैं या फिर उनके टच में वो फिर से लाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक बहुत ही एक बेहतरीन एक जो एक तरह से स्टिक हो जाते हैं उनके पैर, लेकिन उनमें कुछ गमी कुछ नहीं होता, मतलब कुछ ऐसा चिपचिपा टाइप का कुछ नहीं होता कि वो ग्लू छोड़ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये पावर उनकी जो है, इतने सारे बाल हैं उनके, इस वजह से वो बहुत अच्छे से खुद को वहाँ पर चिपका लेती हैं दीवार से, इस वजह से वो नहीं गिरती। ठीक है, और इसमें हेल्प करते हैं उनके जो टाइनी हेयर्स होते हैं, इसकी वजह से वो बहुत अच्छे से आगे एक एक स्टेप ले पाती हैं और बिना गिरे जल्दी जल्दी वॉक कर पाती हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चंस। देखते हैं हम आगे।
तो ये थी थ्योरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आए ना। नेक्स्ट इज जो हमारे दांत हैं वो क्यों डीके हो जाते हैं, क्यों सड़ जाते हैं, क्या कभी कभी कुछ रीज़न होता है अगर हम इनकी देखभाल नहीं करें तो ये इनमें कुछ ब्राउन से स्पॉट्स आने लगते हैं, ये सड़ने लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ज़्यादा लग जाते हैं, और जो ओल्डर एक एज होती है उस समय पे ज़्यादा डीके होते हैं। तो ऐसा इसका क्यों रीज़न है, क्यों हमारे दांत सड़ते हैं, उसका हम रीज़न जानते हैं, ठीक है। ओके, सो आपने सुना होगा जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ नहीं तो दांत सड़ जाएंगे, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, दांत और कैसे सड़ेंगे चॉकलेट से और कोई भी मीठी चीज़ों से, देखते हैं ज़रा। तो जो हमारा माउथ है, जहाँ से हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, जैसे कि जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो हाई इन शुगर लेवल हैं, वो चीज़ अगर हम खाते हैं और अगर उसका कोई भी छोटा सा सब्सटेंस हमारे दांत में अगर लग जाता है तो वो क्या होता है, और वो अगर हम प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो उससे क्या होता है कि वो जो मटेरियल है या फिर जो सब्सटेंस है जो हमारे दांत में जाके लगा है, जो भी शुगर्स हैं या फिर हाईली जो शुगर जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं, अगर वो हमारे दांत में लग गई तो वो धीमे धीमे क्या करती हैं, एक स्टिकी सा एक सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म करने लगती हैं, जिसे हम प्लेक कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, जहाँ पर उस टीथ पे जो भी सब्सटेंस लग गया है, जो भी पदार्थ लग गया है, जो हमने खाया है, जो भी फूड मटेरियल लगा हुआ है, उस पर क्या हुआ, एक प्लेक, एक स्टिकी वाइट सा एक सब्सटेंस बनना चालू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेक। और जो प्लेक होता है ना, उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज डेवलप होने लगते हैं। अब क्या हुआ कि जो हमारा सलाइवा जो मुंह में बनता रहता है, जो जिसे हम सलाइवा कहते हैं, जो कि एक वाइट सा एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो हमारे माउथ में बनता रहता है, उसका काम क्या होता है कि जो भी ये बैक्टीरियाज हमारे माउथ में होते हैं उसे ये वॉश ऑफ करता रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस टीथ पे जहाँ पर ये फूड का सब्सटेंस लगा उस पर प्लेक फॉर्म हो गया, एक स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सलाइवा है वो उस दांत तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि दांत के ऊपर जो सब्सटेंस है वो बार बार जाके उससे टकरा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टकरा रहा है तो पूरे में जो बैक्टीरिया है उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो जो बैक्टीरिया है वो पूरे में फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जो सलाइवा है वो उसको हेल्प कर रहा है पूरे में सर्कुलेट होने में, ठीक है। इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो पूरे में क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, जो हमारे टूथ हैं वो सड़ने लग रहे हैं, ठीक है। अब जो जिस पे सब्सटेंस लगा हुआ है जिस दांत पे, वहाँ पर जो सलाइवा है वो अपना काम नहीं कर पा रहा बैक्टीरिया को वॉश ऑफ करने का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो दांत है और वो धीमे धीमे इसी तरह से क्या होगा, वो सड़ने लगेगा हमारा दांत। तो ये रहा एक रीज़न। और जिनको ड्राई माउथ होता है, ड्राई माउथ का मतलब जहाँ पर जो सलाइवा होता है उसका फॉर्मेशन बहुत कम होता है, उन्हें मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनको ये ज़्यादा होता है, ड्राई माउथ की जो प्रॉब्लम है, वहाँ पर सलाइवा उनका बनता नहीं है, ठीक है, जिसको ज़ेरोस्टोमिया और रोजन्स सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसको हम ड्राई माउथ कहते हैं। तो इस तरह से जो टूथ है वो हमारे डीके हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेजेस हैं, ये जो टूथ है यहाँ पर मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई एक तरह से सब्सटेंस है और यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन होने लगी, तो धीमे धीमे ये सड़ने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ये होल्स होने लगे और ये फिर बाद में काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं। तो ये सब होता है ज़्यादा शुगर्स वाली चीज़ें खाने से, जो चिपक जाती हैं दांत में एंड देन फिर वो नहीं हटती। तो इसलिए गाइस चॉकलेट्स कम खाइए और दूसरों को भी कम ही खिलाइए, ठीक है, क्योंकि सबको अपने अपने दांत बहुत प्यारे हैं। देखते हैं हाउ टू प्रिवेंट टूथ डीके। ये थोड़ी सी कुछ टिप्स हैं जो आप और हम फॉलो करें सो दैट हमारे जो टीथ हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहें, ठीक है। ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे विद फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट। डेफिनेटली एटलीस्ट 2 बार आपको टूथपेस्ट करना है, जो कि सब लोग रिकमेंड करते हैं, जो डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपको सुबह एंड शाम को 2 बार ब्रश करने हैं अपने टीथ, सो दैट जो भी फूड मटेरियल है आपके जो टीथ में अगर लगा हुआ है, डेली हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ऑल द टाइम, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएं एंड जो हमारे टीथ हैं वो बिल्कुल क्लीन रहें और इस तरह का कोई भी सब्सटेंस वहाँ पर चिपका ना रहे, ठीक है। प्रेफरेबली ओके, ब्रश आफ्टर ईच मील एंड स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड। बिल्कुल ये आपने सुना होगा, हर मील के बाद आप
मतलब अपने वॉश कर सकते हैं अपना माउथ, और या फिर आप ब्रश भी कर सकते हैं और बिफोर गोइंग टू बेड भी। रिंस डेली विद अ फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉश। सम रिंसेस ऑल्सो हैव एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट्स जो कि बैक्टीरिया को किल करते रहते हैं, जो प्लेग कॉज करते हैं। न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड मील हमको खाना चाहिए। स्नैक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड चाउमीन एंड कोल्ड ड्रिंक्स ज़रा कम ही। कैंडीज़ एंड ऑल, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स होती हैं, चिप्स एंड ऑल, ये सब हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो चिप्स वगैरह होता है आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सरफेस पे जो चिपक जाते हैं वो इट इज स्टिकी। फूड आर ईटन ब्रश योर टीथ आफ्टर सूंज। अगर आप कोई भी स्टिकी एक तरह से कोई ऐसा फूड खाते हैं जो बहुत स्टिकी टाइप का है, स्पेशली पिज़्ज़ाज एंड चीज़ेस, ओके, सो ब्रश करें टीथ आफ्टर दैट। फ्लोरिडेटेड वाटर से यूज़ करें, और काफ़ी सारे माउथ वॉश भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अपने जो डेंटिस्ट हैं उनसे रेगुलर एक क्लीनिंग चेकअप आप करवा सकते हैं। तो दिस वॉज द रीज़न वाई अ टूथ डीकेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ 8 क्वेश्चन हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो स्टार्स हैं जो स्काई में वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं, मतलब टमटमाते हुए दिखते हैं, जिसे हम ट्विंकलिंग कहते हैं। अब आप ही बताइए क्या वो सच में ट्विंकल करते हैं? आपको लगता है कि वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं, या फिर वो हमें कुछ रीज़न है इसके पीछे जिस वजह से वो हमें ट्विंकलिंग एक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है? समझेंगे ज़रा इसका रीज़न। तो समझेंगे इसको कि जो स्टार लाइट होती है, जो स्टार्स से जो हमें लाइट मिलती है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ है उसके अंदर एंटर करती है, तो क्या करती है, उसे बहुत सारे जो लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के उससे पास होके निकलना पड़ता है, ठीक है। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट डेंसिटीज़ की होती हैं, ठीक है। कुछ घनी होती हैं, कुछ कम घनी होती हैं। तो डेंसिटी का मतलब है कि बहुत भरी हुई, ठीक है, कुछ डेंस है उनमें, कुछ भरा हुआ सा है। जब आपको पता है कोई चीज़, एक कमरा है, अगर अब वो बहुत भरा है, बहुत लोगों से भरा हुआ है, तो आपको वहाँ से निकलने में आप जल्दी निकल जाओगे कि देर से निकलोगे? तो आपको टाइम लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ है लोगों की, वो कमरा इतना डेंस है कि आपको बहुत टाइम लग रहा है लोगों से पास होने में। लेकिन वही अगर कमरा थोड़ा सा खाली है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से निकल जाएंगे। तो ऐसे ही इसके साथ है। तो जो स्टार लाइट है वो आ रही है, अब वो क्या करती है, जो लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर की, वो क्या करती है कि लाइट आई, ठीक है, पहली लेयर से वो टकराई। अब जो उसकी जो स्पीड थी अभी वैक्यूम में, अब जब वो एक मीडियम में आई तब उसे डेंस लगा, तो जो उसकी फास्ट जो जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रही थी, अब वो क्या होगी कि कम हो जाएगी और वो अपनी वो पोजीशन से मुड़ जाएगी वो, ठीक है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मतलब आप सिंपल इतना समझो कि वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। सीधी आई, किसी चीज़ से टकराई, एटमॉस्फेयर की लेयर से टकराई और फिर वो टेढ़ी चली गई। अब वो क्या हुआ, एक लेयर से निकल गई, अब आई दूसरी लेयर, तो दूसरी लेयर में जाके जब वो टकराई, वो लाइट टेढ़ी लाइन जो निकली टकरा के, अब जब वो दूसरे जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उससे टकराई तो उसकी डेंसिटी कुछ है, अब वो उससे टकराने के बाद फिर से वो बेंड हो गई। अब जब वो तीसरी से टकराई फिर से वो कुछ बेंड हो गई, फिर टकराई तो फिर से वो बेंड हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्शन है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे लाइट टकरा रही है और जिस पॉइंट से वो बेंड हो रही है वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है। और क्योंकि वो जो स्टार की लाइट है वो 4-5 लेयर्स से होके गई है, इस वजह से हमें स्टार्स क्या दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती हुई आ रही है और वो हमें लग रहा है कि जो स्टार्स हैं वो चमक रहे हैं, ठीक है, चमक रहे हैं या फिर चमक रहे हैं नहीं, ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें लगता है क्योंकि वो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है वहाँ पर हो रही, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता और इसी की वजह से जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की हमें वो नहीं दिखती, ठीक है। जहाँ पर एग्जैक्टली वो दिख रहा होता है हमें आसमान में, वहाँ पर वो नहीं होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के थ्रू उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई होती है। वो पोजीशन बताती है जहाँ पर लास्ट लेयर पे जहाँ पर वो टकरा के सीधे निकल जाती है, तब वो हमें पता चलता है जहाँ पर लास्ट टकराई वो उसकी पोजीशन वहाँ पर हमें दिखने लगती है। तो ये होता है एक रीज़न, जो स्काई है उसमें हमें जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग क्यों नज़र आते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है।
तो ये आप इसके थ्रू जाइएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पर खड़े होते हैं सरफेस पर अपने, और ये हम जो स्टार देख रहे होते हैं एक्चुअली वो होता है यहाँ पर है, लेकिन हमें दिखता यहाँ पर है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। एक लेयर से आई, फिर दूसरी लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर दूसरी लेयर, और फिर हमें फाइनली जो दिखती है लास्ट लेयर से टकरा के, वही हमें वहाँ पर ही हमें जो उसकी पोजीशन है वो दिखने लगती है, ठीक है। ये बिल्कुल अफेक्ट करती है वह डिफरेंट टेम्परेचर्स और डेंसिटी जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसके थ्रू, और जो विंड्स हैं उनके थ्रू भी ये अफेक्ट करती है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो रेनबो होता है उसे हम क्यों देखते हैं, क्यों हमें वो दिखता है, और उसके कितने कलर्स होते हैं। तो कलर्स का तो आपको क्लियर है कि देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, और आप कैसे याद करते हैं उसे विवग्योर से याद करते हैं, ठीक है। तो विवग्योर क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से आप याद कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो रेनबो है वो क्यों दिखता है। जो रेनबो है वो हमें बेसिकली दिखता है आफ्टर रेन, ठीक है। जब एक रेन शावर होती है या फिर जब बारिश होती है तब हमें कभी कभी रेनबो दिखता है। अब वो कभी कभी क्यों दिखता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब रेन होती है, जब बारिश होती है, उसके बाद हमें, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने को रेनबो देखा होगा, आपने भी देखा होगा नेचुरली जब आसमान में रेनबो 7 कलर्स आपको दिखते हैं इकट्ठे, तो वो कैसे दिखते हैं। अब क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, ठीक है, या फिर जो अपने जैसे बारिश हुई, तो बारिश में क्या होता है, टाइनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो छोटी छोटी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, ठीक है, रेन ड्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या करती हैं, डिस्पर्जन एक इफेक्ट होता है वो करती हैं। वो कैसे करती हैं, जो सन है, ठीक है, जो सन से रेज आ रही हैं, जो वाइट लाइट आ रही है, तो जो हमारी टाइनी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, एयर ड्रॉपलेट्स, वो काम करती हैं एक स्मॉल प्रिज्म की तरह, ठीक है, एक स्मॉल छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जो हमने अभी पढ़ा था, आइजैक न्यूटन ने एक प्रिज्म को पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर उन्होंने एक तरफ से उसकी वाइट लाइट पास कराई थी, जिससे दूसरी तरफ से वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी उसके ऑपोजिट में, ठीक है। एक तरफ से वाइट लाइट डाली तो दूसरी तरफ से 7 कलर्स में वो क्या हुआ, स्प्लिट हो गई। अब क्या हुआ, जब बारिश होती है तब क्या हुआ, जो सन होता है उसकी जो वाइट जो रेज होती हैं वो आती हैं, तो वो इन ड्रॉपलेट्स के थ्रू होते हुए निकलती हैं, और निकलते हुए ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। तो ये जो वाइट लाइट होती है जब इस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के थ्रू निकलती हैं, जो बारिश का पानी होता है, जो बारिश की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके थ्रू निकलती हैं, तो वो दूसरी साइड पे क्या करती हैं, 7 रंगों में अलग अलग मतलब हमको दिखने लगती हैं, और जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में, जो बनाती है एक रेनबो को, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन का मतलब यहाँ पर अलग अलग बिखर जाना, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब हमेशा हमें क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जब बारिश होती है तो बादल आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हमारा सन है उसको कहीं ना कहीं छुपा देते हैं, या फिर उसके जो रेज हैं उसको वो आने नहीं देते। इस वजह से हमें हमेशा बारिश के बाद रेनबो नहीं दिखता। आपने जब देखा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी तब होती है जब बादल बीच में नहीं आते, जब सन भी निकला होता है, धूप होती है और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, तब प्रोबेबिलिटी होती है एक रेनबो बनने की, क्योंकि वहाँ से जो सन की रेज है वो डायरेक्टली आ रही होती हैं, एंड जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू होके वो दूसरी तरफ हमेशा सन की लाइट के ऑपोजिट तरफ रेनबो बनता है, ठीक है। तो इस तरह से वो सॉरी जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म एज अ एक्ट प्रिज्म की तरह एक्ट करके दूसरी तरफ एक रेनबो का फॉर्मेशन करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि जो बारिश है वो क्यों होती है। गाइस ये क्वेश्चंस काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ इन चीज़ों को देखते हैं लेकिन कभी इसको हम जान नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चंस और बचते हैं हमारे, उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें 6th है, रेन क्यों होती है, बारिश क्यों होती है। तो बेसिकली इसका हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन। आपने अपने मतलब पेरेंट्स या बड़े लोगों से ये सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, अब बारिश होगी।
अब बहुत ही गर्मी पड़ रही है, अब बारिश होगी, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, गर्मी और बारिश का क्या लेना देना। तो अब समझिए इस प्रोसेस को। तो क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं, जो हमारे लेक्स होते हैं, जो भी इस तरह के वाटर बॉडीज़ होती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि जो भी ये वाटर हैं, यहाँ से क्या होती है, वेपर्स उठना चालू होती है, पानी हो गया गर्म, जो ऊपर की लेयर होती है पानी की वो हो जाती है गर्म। अब जब बहुत गर्म होती है, जब हम अपने गैस पर किसी भी चीज़ को रखते हैं, तो जब वो बहुत गर्म हो जाती है तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलती है, वेपर्स निकलती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो उसकी अपर लेयर है, ड्यू टू बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से क्या होता है कि वो गर्म होने लगती है, और गर्म होने की वजह से उसमें से वेपर्स निकलने लगती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो बहुत गर्म हो गई, उसकी लेयर जो पानी है वो बहुत गर्म हो गया, अब क्या होगा, वो धीमे धीमे एवेपोरेट करेगा। एवेपोरेशन का मतलब होता है जो उसकी वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर जाएंगी हवा में, ठीक है, बन के, क्योंकि जो गर्म हवा है, जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। तो अब वो चलेगी ऊपर, वो ऊपर की तरफ जाने लगी, ठीक है। अब जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाने लगी तो नीचे तो गर्म था, अब वो ऊपर जाएगी तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठंडा होता है, ऊपर होती है ठंडी हवा। तो जब वो नीचे से धीमे धीमे ऊपर जाएगी, तो जब वो एयर के, कूल एयर के कांटेक्ट में आएगी, जो वेपर्स हैं, तो वो क्या होंगी, धीमे धीमे ठंडी होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब वो ठंडी हो जाती हैं और जब वो ऊपर पहुंचती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब वो अभी वो नीचे से उठी, वेपर्स ऊपर पहुंची, जब वो धीमे धीमे कूल होने लगी, तो वो जो ऊपर की जो डस्ट होती है और जो भी ये पार्टिकल्स, जो वेपर पार्टिकल्स होते हैं, मिल के क्या बना लेते हैं, बादल बना लेते हैं, ठीक है। ये बनाते हैं क्लाउड्स। जब ये जो वार्म वेपर्स होती हैं, ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती हैं, इसका मतलब जब ये बिल्कुल मतलब ठंडी हो जाती हैं, तब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी जब गर्म बर्तन हम लेते हैं तो उसमें से कोई भी उसमें गर्म चीज़ होती है तो उसमें से भाप की तरह पहले तो वो भाप बनती है, वेपर बनती है, उसके बाद जो उसकी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स उस पर जमा हो जाती हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस होती है। जब वो वार्म एयर ऊपर गई अपने सैचुरेशन पॉइंट पे, जब वो ठंडी हो गई, तो उसमें से क्या हुआ, उसने ड्रॉपलेट्स बना ली, और वहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उससे मिलकर उसने क्लाउड्स बना ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो क्लाउड्स हैं, उन्होंने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब किया, और जब तक उसकी क्षमता है पानी होल्ड करने की तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि एक क्लाउड क्या है, वो उसको एब्जॉर्ब, अब उसकी जो पोटेंशियल है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या करता है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो धीमे धीमे इतनी हैवी हो जाती हैं कि उसमें ग्रेविटी का जो पुल है वो लगने लगता है, और जो बारिश है वो होने लगती है, उसमें से उसकी क्षमता ख़त्म हो गई अब क्लाउड्स की उसको स्टोर करने की, जिस वजह से वो नीचे आने लगती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेन ड्रॉप्स। तो इसी तरह से बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस बारिश का। अगर जो ऊपर की जो हवा है, जो एयर है, वो बहुत ठंडी है तो वो एक तरह से ओले गिरने लगते हैं, या फिर आइस क्रिस्टल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो फ्रोजन आइस क्रिस्टल्स गिरने लगते हैं अगर ऊपर का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है तो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि ये ओशन है या वाटर बॉडी है, तो जो सन है वह अपने जो हीट है वो उस पर डाल रहा है, जो हीटिंग इफेक्ट है उसका लग रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो अपर लेयर है वो वार्म हो रही है। तो वार्म होने से क्या हुआ, ये वेपर्स ऊपर गई, ये देखिए जा रही हैं वेपर्स जो ऊपर। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एवेपोरेशन की प्रोसेस हुई है, धीमे धीमे ऊपर गई। यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स सब प्रेजेंट है उसके थ्रू क्या हुआ, उन्होंने क्लाउड्स बनाए। क्लाउड्स बनाने के बाद जो वेपर्स हैं जब वो ठंडी हो गई तब वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, और जब ड्रॉपलेट्स इतनी ज़्यादा हो गई कि क्लाउड उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई उसको होल्ड करने की, तो वो एक जब उसमें हैवी है ऊपर एक चीज़, तो उसमें ऑब्वियसली ग्रेविटी का जो पुल लग रहा है वो नीचे को लगता है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बरसने लगती हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा गाइस। हम फटाक से 2 क्वेश्चंस और अपने कंप्लीट करते हैं, विच इज़ जो फिश हैं वो पानी के अंदर होती हैं, तो वो विदाउट एयर, विदाउट किसी मतलब हवा की, वो कैसे सरवाइव करती हैं पानी के नीचे, क्योंकि हमें तो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब उनको क्यों नहीं चाहिए, या फिर
वो कैसे सर्वाइव करती हैं अंडर वाटर, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं या फिर जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं एयर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके वो कैसे रेस्पायर करेंगे और कैसे जिएंगे। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे जो फिशेज़ हैं वो विदाउट एयर अंडर वाटर रहती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं अंडर वाटर। तो क्या होता है कि जो पानी है, पानी क्या है, H2O है। ठीक है, H2O है तो आप कहेंगे कि उसमें तो ऑक्सीजन है, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है, आराम से वो ले सकते हैं। तो जो H2 है, जो उसमें ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, वो फ्री नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन एटम H2O में प्रेजेंट है ये उनके कोई काम के नहीं होते, क्योंकि ये फ्रीली उनको नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। अब क्या है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो अब प्रेजेंट होते हैं। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है जो पोल्यूटेड वाटर कम होता है, जिसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, जो पानी का टेम्परेचर कम होता है, जो पानी कम पोल्यूटेड होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत नहीं होती। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती, क्योंकि वो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिलियन ऑक्सीजन के होते हैं पर लीटर में, पर लीटर ऑफ वाटर, या फिर 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं पर मिलियंस ऑफ वाटर में। तो इतने कम मॉलिक्यूल जो फ्री डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होता है, और हर एक्वेटिक एनिमल को कुछ मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए ही होती है जीवन यापन अपना करने के लिए। तो जो फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो मोस्टली हम उनकी तरह ही हैं, क्योंकि उनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन जो हमें ह्यूमंस और फिश को अलग बनाता है वो होता है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका। ठीक है, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से बना है कि उन्हें कम जो ऑक्सीजन है उसमें वो कैसे अपना जो अपनी लिविंग्स हैं वो कर सकें या वो रेस्पायर कर सकें। तो जो उनके गिल्स होती हैं, जो कि माउथ और जो उनके फेरिंग्स या फिर जो फूड ट्रैक्ट होता है उसके बीच में होती हैं, वहाँ से वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, और वो बॉल्स, जो गिल्स की जो बॉल्स हैं उसके थ्रू होते हुए वो ऑक्सीजन उनकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। तो इस तरह से वो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको पानी में जहाँ पर भी वो डिज़ोल्व उनको मिलते हैं वहाँ से वो उसको एक्सट्रैक्ट करती हैं, जो ऑक्सीजन के फ्री मॉलिक्यूल्स जो उनको मिल रहे हैं, जिसे हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो जो उनको मिल रहे हैं इस तरह से वो ऑक्सीजन अपना लेती हैं और रेस्पायर करती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो फिश हैं वो क्या होती हैं, मुंह ओपन करके स्विम करती हैं, और जो उसमें लिखा है कुछ फिश हैं ट्यूना है, तो उनका जो पंपिंग सिस्टम है वो थोड़ा कम होता है, या फिर वो उस तरह की रेगुलर बेसिस पे वो नहीं कर पाती, तो वो कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती हैं हर जगह। वो एक दूसरे मतलब पानी में घूमती रहती है इधर से उधर, सो दैट उनको जो ऑक्सीजन है वो उनको प्रॉपर मिलता रहे, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह से, जिससे कि वो ज़िंदा रह सकें। ठीक है, तो ये रहा कुछ एग्जांपल, और कुछ फिशेस हैं वो अपना मुंह ओपन करके स्विम करती हैं, सो दैट जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली उनकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाता रहे और उनको प्रॉपर उन्हें रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था रीज़न, जैसे वो विदाउट एयर वो नीचे कैसे सर्वाइव करती हैं पानी में। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज थॉर्नी बुशेस हैं, वो डेजर्ट में क्यों मिलते हैं, जो कटीले जो कांटेदार जो बुशेस होती हैं वो डेजर्ट में ही क्यों मिलती हैं। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो भी देखिए लिविंग जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, उनको अपना ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं जिसके थ्रू वो अपना जो भी लिविंग्स है, जो भी उनका जीवन है वो आगे अच्छे से वो काट सकें। ठीक है, जो भी लिविंग चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी डेड नहीं होना चाहती। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करके वो अपना जो लाइफ है वो उसको सेव करना चाहती हैं, जिससे कि वो अपने जो उनकी लिविंग है वो अच्छे से मतलब जी सकें। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ थॉर्नी बुशेस की कहानी है डेजर्ट एरिया में। क्या है, डेजर्ट बहुत गर्म होते हैं, बहुत हॉट रीजन होते हैं, तो वहाँ पर पानी की आपको पता है कमी होती है। ठीक है, तो बस ये पानी लूज़ ना हो जाए, इस वजह से ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को थॉर्नी जो बुशेस हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि कैक्टस, एगेव, मैस्क्वेट, ये सब कुछ ऐसे डेजर्ट्स के कुछ प्लांट्स हैं जो ये डेजर्ट में मिलते हैं। तो
तो इनमें क्या होता है, वहाँ पर जैसे पानी की बहुत कमी होती है तो इनके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो इनकी जो पत्तियाँ, अगर पत्तियाँ सीधी सीधी होंगी तो उनमें जो पोर्स होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, जिसका मतलब होता है जो पत्तियों में पानी होता है वो उड़ जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है। तो अब क्या है कि ये जो पेड़ हैं इनमें खुद ही में मॉइस्चर बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर वो ऐसे एरिया या रीजन में है, डेजर्ट में है, क्योंकि जहाँ पर खुद ही स्कैसिटी है पानी की। तो ये अपना पानी और मॉइस्चर होल्ड करने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को इस तरह से फॉर्म करते हैं कि वो कांटीले मतलब कटीले टाइप के कांटेदार वो उसमें फॉर्म होने लगते हैं धीरे धीरे, जिन्हें हम स्पाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये कांटे टाइप में फॉर्म होने लगते हैं, सो दैट जो लीफ का जो सरफेस है वो नॉर्मल जैसा हमें दिखता है वैसा ना रहे कि कुछ कांटेदार हो जाए, जिससे कि जो उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए। तो सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो जाती है, इसमें पानी उड़ जाता है। तो अगर जब जो कांटेदार बन जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा या फिर उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पेड़ होते हैं इनमें हार्ड स्पाइंस और थॉर्न्स ये डेवलप कर लेते हैं, सो दैट जो मॉइस्चर कंटेंट इनके अंदर रहता है वो बना रहे और गर्मी की वजह से ये उड़े ना, क्योंकि अगर पानी उड़ जाएगा तो फिर ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और अपना फूड कैसे बना पाएंगे। तो इस वजह से ये रीज़न है कि इसमें स्पाइक्स या फिर जो कांटेदार जो कांटे होते हैं वो ये डेवलप कर लेते हैं। डेजर्ट्स में आपको पता है कैक्टस में कितने ज़्यादा मतलब कांटे होते हैं, कैक्टस कांटों के लिए ही मतलब माना जाता है, आपको पता होगा। तो ये डेजर्ट में ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो इसी तरह के जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और आपको इस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो भी सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से खुद को मतलब चेंज कर लेते हैं, सो दैट ये सर्वाइव कर पाएँ। तो इसी वजह से ये रीज़न है कि डेजर्ट एरिया में ज़्यादा आपको थॉर्नी कांटीले ही प्लांट्स मिलेंगे, जिससे कि जो उनका एरिया है वेपोरेशन का कम हो जाए और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो उनमें बना रहे, सो दैट दे कैन सर्वाइव और अपना खाना वो बना सकें, ठीक है। तो ये था थॉर्नी बुशेस का, और ये आप इसको पढ़ेंगे। अब आप एक्सप्लेनेशन के बाद जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, और एग्ज़ाम में दिस मच थ्योरी इज़ दैट इनफ टू राइट, ठीक है, क्योंकि 1-2 मार्क्स में ही आते हैं ये शॉर्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये हेल्पफुल भी रहेगा। आगे हम सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के हम पूरे कवर करेंगे। प्लीज़ गाइस बस एक लाइक करना है आपको, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। कोई भी डाउट के लिए आप मुझे मैसेंजर की लिंक लगी है वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।